हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग कॉन्सेप्ट डिस्कशन में अनुच्छेद 370 यानी आर्टिकल 370 और जो जम्मू कश्मीर का हालिया जो विधानसभा का इलेक्शन हुआ है उसके विषय में हम डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? अनुच्छेद 370 और जम्मू और कश्मीर का इलेक्शन। ठीक है, जो हमारा जम्मू कश्मीर में हालिया इलेक्शन हुआ है उसके विषय में हम डिस्कशन भी करेंगे, वो भी हमारे टॉपिक का एक हिस्सा होगा। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं। पहले अनुच्छेद 370 को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि जम्मू कश्मीर की वैधानिक संवैधानिक स्थिति और वहाँ की जो मतलब विधानसभा की जो स्थिति है वो क्या है। तो उसको शुरू करने से पहले हम पहले पीछे जाते हैं, जहाँ पे हमारा सबसे पहले बात आती है भारत शासन अधिनियम 1947 की। ठीक है, तो जब हम भारत शासन अधिनियम अच्छा भारत शासन अधिनियम 1947 की बात करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपने संवैधानिक विकास की यात्रा पढ़ी होगी। भारत के जो संविधान का निर्माण हुआ उसका जो संवैधानिक विकास था उसकी जो एक यात्रा हम पढ़ते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से लेके भारत शासन अधिनियम, जिसको भारत सरकार अधिनियम भी कहते हैं, 1947 तक। ठीक है, भारत शासन अधिनियम में जो बात की गई थी वो रियासतों के एकीकरण की बात की गई थी। अगर मैं कहूँ रियासतें उसमें कितनी थी तो 565 रियासतें थी, जिनमें जो मुख्य भूमिका थी वो वीपी मेनन और सरदार वल्लभ भाई पटेल की थी। ठीक है, वीपी मेनन और सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से जो 565 हमारी रियासतें थी उनकी एकीकरण की बात की गई, जिसमें उनको ये एक तरह से उत्तरदायित्व कह सकते हैं या फिर आप ये कह सकते हैं उनको एक तरह से छूट दी गई थी, वो पाकिस्तान या भारत दोनों में से किसी एक देश में जाकर वो मिल सकते हैं। ठीक है, अच्छा लगभग सारी जो रियासतें थी उनके एकीकरण का काम पूरा हो चुका था। जो एक डिबेटेबल स्थिति आई या फिर एक समस्याजनक स्थिति आई वो आई 3 जगहों को लेके, जिसके बारे में आपने पढ़ा होगा। हैदराबाद, ठीक है, दूसरा था हमारा जूनागढ़, तीसरा था हमारा जम्मू एंड कश्मीर JNK। ठीक है, हैदराबाद में जो है पुलिस कार्यवाही की गई, उसके द्वारा वहाँ का एकीकरण किया गया। जूनागढ़ जनमत संग्रह के द्वारा भारत में शामिल हुआ, हैदराबाद भी सेम भारत में शामिल हुआ। जम्मू कश्मीर की स्थिति थोड़ी सी दुविधाजनक थी। अच्छा, उसकी स्थिति की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि जब जम्मू कश्मीर एक ऐसी रियासत थी जहाँ का जो राजा था, राजा हरि सिंह जो थे, वो वहाँ के जो राजा थे वो हिंदू थे। ठीक है, पर जो वहाँ की 70% से अधिक आबादी थी वो मुस्लिम थी। अब राजा हरि सिंह एक तरह से तो वो थोड़े लालच में पड़ गए थे। ठीक है, ऐसे कह सकते हैं, एक्चुअली ऐसा लिखा भी है। अगर आप इसके जो हिस्ट्री की बजाय अगर आपको इसके बारे में जानने की वो होगी तो आप रामचंद्र गुहा की बुक है इंडिया आफ्टर गांधी एंड इंडिया आफ्टर नेहरू, ये सारी चीज़ें जो एक है उसमें भी दी गई है, और NCERT जो 12वीं कक्षा की है उसमें भी एक तरह से काफ़ी पूरे ब्रीफ में दिया गया है कि क्या स्थिति थी जम्मू कश्मीर की। अच्छा, जो राजा हरि सिंह थे वो जानते थे कि अगर वो पाकिस्तान में मिलते तो चूंकि पाकिस्तान एक मुस्लिम बहुल राष्ट्र था, तो वो कभी भी एक हिंदू राजा या फिर अगर वो मान लीजिए मुख्यमंत्री बनते या फिर कुछ भी उनको दायित्व दिया जाता तो एक हिंदू शासक तो नहीं ले सकता था वो चीज। तो उन्होंने ये सोचा कि पाकिस्तान में तो मुझे नहीं जाना है। ठीक है, अब ये था स्थिति कि वो भारत में आते, तो चूंकि वो एक तरह से लालच में पड़ गए थे कि उनको ये चाहिए था कि वो अपनी राजशाही बरकरार रखें। वो राजा जो थे तो वो अपना सारा शासन जो अपनी सत्ता थी वो कहीं खोना नहीं चाहते थे। भारत में वो मिलता है क्योंकि भारत एक लोकतंत्रात्मक राज्य बनने वाला था, तो ये पूरी स्वाभाविक थी कि राजशाही खत्म हो जाएगी तो उनके अधिकार से वो चीज़ चला जाता। अच्छा, उन्होंने इस यही सब लालच के चलते या फिर यही सब स्थिति के चलते वीपी मेनन और सरदार वल्लभ भाई पटेल को कोई जवाब नहीं दिया और जो स्थिति जम्मू कश्मीर की वो डिले होती चली गई। बात करते हैं 20 अक्टूबर 1947 की स्थिति की। 20 अक्टूबर 1947 को क्या हुआ कि पाकिस्तान की अच्छा उस समय तक ये था कि चूंकि पाकिस्तान एक नया राज्य बन रहा था, देश बन रहा था, भारत एक नया देश बन रहा था,
तो तुरंत ऐसा नहीं हो सकता था कि पाकिस्तान की सेना जम्मू कश्मीर चूँकि कहीं भी नहीं मिला हुआ था, तो टेक्निकली वो एक तरह से स्वतंत्र स्थान था, स्वतंत्र रियासत थी, तो उसमें पाकिस्तान सीधे आक्रमण नहीं कर सकता था अपनी सेना के द्वारा। तो उसने क्या किया, एक कबायली मतलब ऐसा कहा जाता है कि एक कबायली ग्रुप था, उसकी सहायता से मतलब वो सेना के लोग कुछ थे उसमें शामिल और कुछ कबायली थे जो मिलके उन्होंने जम्मू कश्मीर पे आक्रमण कर दिया। ये बात है 20 अक्टूबर 1947 की। 20 अक्टूबर 1947 को उन्होंने आक्रमण किया। 25 अक्टूबर तक स्थिति काफ़ी खराब हो चुकी थी। जब वो बारामूला आए, बारामूला पे उन्होंने जो एक तथाकथित रूप से एक जो बातें सामने आती हैं, उसमें ये भी है कि काफ़ी बड़े लेवल पे वहाँ पे हिंसा हुई, बलात्कार हुए, ऐसा लिखा गया है। तो वहाँ पे ये सब स्थिति चल रही थी। अच्छा, 25 अक्टूबर तक जम्मू कश्मीर की स्थिति बहुत दयनीय हो चुकी थी। उसके बाद मजबूरन राजा हरि सिंह को वीपी मेनन और सरदार वल्लभ भाई पटेल से यानी भारत से सहायता मांगनी पड़ी। जब भारत से सहायता मांगी तो पटेल ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा हम चूंकि अभी जम्मू कश्मीर हमारा हिस्सा नहीं है तो हम सीधे आपकी सहायता नहीं कर सकते सेना के द्वारा, तो आपको पहले विलय पत्र पर हस्ताक्षर करना होगा। 26 अक्टूबर 26 अक्टूबर 1947 को राजा हरि सिंह ने भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया। ठीक है। अच्छा, विलय पत्र के कई प्रावधानों में ये था कि जब विलय पत्र पर राजा हरि सिंह ने हस्ताक्षर किया तो उसमें से कुछ सारे मामले जैसे संचार के मामले, रक्षा के मामले, सेना संबंधी मामले, ये सब केंद्र सरकार के पास थे। उसके बाद उन्होंने कुछ शर्तों के तहत काफी सारे अधिकार जम्मू कश्मीर के अपने पास रखे, यानी कि जम्मू कश्मीर की स्वायत्तता बरकरार रखी। यहाँ पे ये सबसे बड़ी चीज है। इसीलिए जो हम बात करते हैं अनुच्छेद 370 की, यहीं से वो कहानी शुरू होती है। अनुच्छेद 370 भारतीय संविधान में क्यों लाया गया। ठीक है। अब विलय पत्र पर हस्ताक्षर हो गया। ठीक है। अब भारतीय सेना वहाँ पे पाकिस्तान में जाती है। यहीं से पहला जो 1947-48 का भारत पाकिस्तान युद्ध शुरू होता है। इसी के बाद संयुक्त राष्ट्र में ये मुद्दा उठाया जाता है और जिसके चलते लाइन ऑफ कंट्रोल यानी एलओसी का निर्धारण होता है। ये सारी चीजें हो गई। अब इसके बाद क्या होता है, 1951 से लेके 1956 तक जम्मू कश्मीर, क्योंकि मैंने कहा ना जम्मू कश्मीर अपनी स्वायत्तता बरकरार रखता है, ये उसने विलय पत्र के समय ही स्पष्ट कर दिया था। तो उसका एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन बनने वाला था। 1951 से 1956 तक जम्मू कश्मीर का एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया और 26 नवंबर 1956 को ये कॉन्स्टिट्यूशन पास हुआ। ठीक है। अब इस बीच में कई चीजें और आती हैं, जैसे इसमें एक चीज और है, यहाँ पे बात आती है दिल्ली समझौते की। दिल्ली समझौता 1952। दिल्ली समझौता 1952 का मेन कॉन्टेक्स्ट ये था कि भारत और भारत की जो केंद्रीय सरकार थी और जम्मू कश्मीर की जो सरकार थी, जम्मू कश्मीर की राज्य सरकार, वो कैसे एक दूसरे के साथ संतुलन बना के काम करेंगे, ये जो निर्धारण किया गया था वो दिल्ली समझौता 1922 में किया, 1952 में किया गया, सॉरी। अच्छा, उसमें ये सारी भी चीजें प्रावधान शामिल थे, जैसे सदर रियासत, वजीर आजम यानी वजीर आजम जम्मू कश्मीर में वहाँ का मुख्यमंत्री, उस हिसाब से सदर रियासत यानी कि वहाँ का राज्यपाल, ये सारे प्रावधान कि हमारा जो मुख्यमंत्री होगा उसको हम वजीर आजम बोलेंगे, राज्यपाल होगा उसको सदर रियासत बोलेंगे। ये सारे जो प्रावधान है वो दिल्ली समझौता 1952 के तहत है। ठीक है। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई होगी। उसके बाद एक आता है हमारा राष्ट्रपति जम्मू और कश्मीर आदेश 1954। ठीक है। ये जो आता है हमारा राष्ट्रपति जम्मू और कश्मीर आदेश 1954, इसके तहत ये सारे प्रावधान लागू किए गए। जैसे आपने सुना होगा कि जब इसी के तहत मेन अनुच्छेद 370 का कॉन्सेप्ट आता है, इसी में ये था कि जो पहली बार अनुच्छेद 370 की बात की गई, इसी में 35A की भी बात की गई। ठीक है। इसके तहत ये लाया गया कि जम्मू कश्मीर का जो स्थायी निवासी होगा वो कौन होगा, यानी कि उस समय जब जम्मू कश्मीर बना, टेक्निकली जब वो भारत में शामिल हुआ, तो उस समय से वहाँ का स्थायी निवासी कौन होगा इसका निर्धारण किया गया। साथ ही
वहाँ पे वहीं की जो निवासी जिनको वहाँ पे नागरिकता प्राप्त है वही लोग वहाँ की ज़मीन खरीद सकते हैं। वहाँ पे रोज़गार के जो धारक होंगे वो वहीं के लोग होंगे। भारत के किसी अन्य राज्य का या संघ राज्य क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति जाके वहाँ पे रोज़गार नहीं ले सकता था। ये सारे प्रावधान इसी जो राष्ट्रपति जम्मू और कश्मीर आदेश 1954 है उसी के तहत लाए गए। ठीक है, यहाँ तक सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। जैसे मैंने बताया यहीं से अनुच्छेद 370 की बात आ गई। अब हम आते हैं, ये सारी चीजें समाप्त हो गई, जम्मू कश्मीर बन गया, ये सारी चीजें हो चुकी थी। अब हम आते हैं सीधे, जैसे मैंने कहा अनुच्छेद 370 का निरसन पे। ठीक है, पहले समझ लिया हमने जम्मू कश्मीर कैसे बना, क्या उसके समस्याएं क्या थी, वहां से चीजें चलती रही। अब हम आते हैं जो जम्मू कश्मीर को उसका अनुच्छेद 370 समाप्त किया गया। तो 5 अगस्त 2019 को 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 का समाप्त किया गया। अच्छा, अनुच्छेद 370 का जो आप अगर डेयर एक्ट उठाएंगे तो अनुच्छेद 370(3) में ये साफ साफ लिखा है कि अनुच्छेद 370 को हटाने के लिए, यानी कि जम्मू कश्मीर की जो विशेष स्थिति है उसको हटाने के लिए संविधान में कोई भी अमेंडमेंट नहीं करना होगा। यानी कि संविधान में जनरली ये अमेंडमेंट होता है कि अनुच्छेद 368 के तहत आपको संविधान संशोधन करना पड़ता है। ठीक है, बट इसके लिए 370(3) के तहत आपको कोई भी संवैधानिक संशोधन करने की आवश्यकता नहीं थी। राष्ट्रपति के एक आदेश मात्र से अनुच्छेद 370 समाप्त हो सकता था। वही किया गया 5 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति के एक आदेश द्वारा। ठीक है, जो हमारे माननीय हमारे जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, उन्होंने बकायदा लोकसभा में अपना वक्तव्य रखा, उसमें उन्होंने राष्ट्रपति के आदेश द्वारा अनुच्छेद 370(3) की समाप्ति की बात की है। अब 370(3) के जैसे ही 370 जो पूरा अनुच्छेद था वो समाप्त किया गया, जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति हटाई गई। तो उसमें कौन कौन सी चीजें एक जम्मू कश्मीर में परिवर्तन आया। पहली चीज, भारत का जो पूरा संविधान था, ठीक है, भारतीय संविधान ही अब जम्मू कश्मीर का संविधान हो गया। ठीक है, जैसे मैंने कहा वहां पे एक अलग संविधान बनाया गया था, अब वो अलग संविधान नहीं रह गया, भारतीय संविधान ही जम्मू कश्मीर का संविधान हो गया। अच्छा, 370 के निरसन के ठीक पहले ये था, इतने सालों से जो था वो ये था कि वहां पे अलग से आईपीसी होती थी जिसको रविड़ दंड संहिता कहते थे। आरटीआई आरटीई सारी की अलग चीजें चलती थी, यानी कि जम्मू कश्मीर आरटीई चलता था, जम्मू कश्मीर आरटीआई चलता था, ये सारे प्रावधान वहां लागू होते थे। इसके बाद क्या हुआ कि जो भारत का जो हमारे जो मेन हमारी आरटीआई यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट या राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, हमारी आईपीसी सीआरपीसी, जो अभी करेंटली हमारा भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता या फिर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, ये सारी चीजें अब जम्मू कश्मीर पे भी लागू हो गई। संविधान जब वहां का हटाया गया और सारे प्रावधान लागू किए गए, तो अगर हम जम्मू कश्मीर के संविधान की बात करें तो सीधे सीधे 7 जो अनुच्छेद थे, यानी कि 7 जो प्रोविजन थे उनमें परिवर्तन किया गया, जिसमें वहां का स्थायी निवासी कौन होगा, यानी कि अब भारत से कोई भी व्यक्ति वहां पे जाके स्थायी रूप से निवास कर सकता है, वहां के रोजगार ले सकता है, वहां पे जमीन खरीद सकता है। ये सारे प्रावधान इन्हीं 7 टोटल अनुच्छेद थे जिनमें अमेंडमेंट किया गया। 164 ऐसे अनुच्छेद थे जिनको सीधे सीधे खारिज कर दिया गया, यानी 164 जो अनुच्छेद थे, सेक्शन थे, उनको सीधे सीधे हटा दिया गया। 166 टोटल लगभग जो थे उनको बनाए रखा गया। अच्छा, इनको बनाए क्यों रखा गया, क्योंकि किसी भी राज्य के, जैसे जम्मू कश्मीर एक थोड़ा सा पहाड़ी एरिया है, पर्वतीय क्षेत्र है, वहाँ की अलग क्लाइमेट है, जैसे वहाँ पे वैष्णो देवी मंदिर है, तो उन सब चीज़ों को लेके जो वहाँ के रीजनल जो कानून थे, वहाँ की जो एक सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए, पर्यावरण को बनाए रखने के लिए, ये सब चीज़ों को लेके जो कानून थे, उसमें 166 कानून थे जिनको एज इट इज बनाए रखा गया, उनके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं की गई। तो अब ये वस्तुस्थिति आ गई कि 2019 के बाद, जैसे मैंने कहा, संविधान वहाँ पे लागू हो गया, आरटीआई जो भी केंद्रीय सरकार के जो कानून थे वो लागू हो गया। दूसरी चीज, जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 संघ राज्य क्षेत्र बनाए गए। संघ राज्य क्षेत्र मतलब वही आप समझ सकते हैं जो हम जिसको केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। ठीक है, तो 2 संघ राज्य क्षेत्र बनाए गए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों को संघ राज्य क्षेत्र का दर्जा दिया गया। अब 5 अगस्त 2019 से, यानी तब से अभी 2024 तक, लगभग अक्टूबर 2024 तक वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था, जिससे वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। सितंबर अक्टूबर में अभी हाल में ही वहाँ पे विधानसभा के चुनाव हुए। ठीक है, विधानसभा के चुनाव, अच्छा, जब से जम्मू कश्मीर बना, यानी कि वो रियासत से जैसे ही भारत में मिला, तब से पहली बार ऐसा है कि भारत के एक
संग्रह क्षेत्र के रूप में वहाँ पे पहली बार इलेक्शन कराए गए, ठीक है। वहाँ पे मुख्यमंत्री का इलेक्शन हुआ। वहाँ पे अभी जो हमारी पार्टी बनी है, अगर मैं बात करूँ, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है, जो अभी जो सरकार बनी है वो उमार अब्दुल्ला की बनी है। उमार अब्दुल्ला वही है। यहाँ पे मैं एक चीज़ कॉन्टेक्स्ट करना चाहूँगी कि शेख अब्दुल्ला, अगर आपने थोड़ा-सा भी पढ़ा है भारतीय संविधान का इतिहास, तो शेख अब्दुल्ला एक प्रमुख व्यक्ति थे जिन्होंने 1942-43 में जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, तो उस समय काफ़ी बड़ी भूमिका निभाई थी पाकिस्तान के लिए, यानी कि मुस्लिम लोगों के लिए। साथ में वो समाजवाद के समर्थक थे, समाजवाद के समर्थक थे और जवाहरलाल नेहरू के गहरे दोस्त भी थे। जब जम्मू कश्मीर बना, ये जब मैंने बताया कि जो संविधान लागू हुआ, सारी चीज़ें जब रियासत मिली, तो जवाहरलाल नेहरू के ही सहयोग से, जो हमारे प्रधानमंत्री थे उस समय, जवाहरलाल नेहरू के सहयोग से शेख अब्दुल्ला को जम्मू कश्मीर का प्रधानमंत्री बनाया गया, ठीक है। तो शेख अब्दुल्ला उस समय प्रधानमंत्री भी थे, जिनको बाद में कुछ वस्तुस्थिति खराब होने की वजह से उनको हटा भी दिया गया था, नए लोग आए। उनके बेटे थे फारूक अब्दुल्ला और उन्हीं के पोते हैं, यानी अभी उमार अब्दुल्ला, जो अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस से जो जीत कर आए हैं, जो अभी जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बने हैं। यहाँ पे अगर मैं अभी जो विधानसभा इलेक्शन हुआ उसके कुछ टर्म्स बता देती हूँ। जैसे अभी जो इलेक्शन हुए हैं उसमें 90 सीटों पे इलेक्शन कराए गए, ठीक है। 90 में से जो 42 सीट्स थी वो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो पार्टी थी, ठीक है, नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी थी, जो वही मैंने बोला उमार अब्दुल्ला की थी। प्लस इसमें टोटल 49 सीट, प्लस कांग्रेस का कांग्रेस ने इसमें समर्थन दिया था, जो इंडिया अलायंस की हम बात करते हैं। 49 सीटों के साथ इन्होंने जो है अपनी सरकार बनाई। साथ में जो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी इसमें से सामने आई, वो 29 सीटों के साथ एनडीए यानी बीजेपी हमारी सामने आई, ठीक है। तो पहली बार ऐसा हुआ, हमने समझ लिया अनुच्छेद 370 कैसे बना, अनुच्छेद 370 का निरीक्षण कैसे हुआ, और जम्मू कश्मीर की अभी जो विधानसभा में जो पहली बार चुनाव हुए, तो वो कैसे हुए और किसने अपनी पार्टी बनाई। तो अच्छा, यहाँ पे हम राजनीतिक पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे एक दल की बात कर रहे हैं कि हाँ कौन मेजोरिटी में आई, कैसे आई, ठीक है। तो अब हम होप कर सकते हैं कि आगे जम्मू कश्मीर में वस्तुस्थिति अच्छी होगी और एक बेहतर सरकार हमें देखने को मिलेगी, ठीक है। आई होप आप ये टॉपिक समझ गए होंगे।